हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया। सभी को शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। चलिए आइए करते हैं आज की एक शानदार सी क्लास। आज की जो क्लास है ये आपके शैक्षिक मूल्यांकन जो पेपर 1 है उसके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे, सेम आपको आपके सीरीज़ में भी मिलेंगे। सिर्फ फ़र्क इतना है कि आंसर सीरीज़ वाले सीरीज़ के होंगे, ये आंसर्स मेरे होंगे। क्वेश्चंस दोनों जगह आपको सेम मिलेंगे। आपके पेपर्स पुराने हो रहे हैं, वो मैंने स्टार्ट कर दिया है, वो करवाऊंगी प्रॉपर तरीके से ताकि आप अच्छे से हर प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को कर पाएँ और आंसर्स मेरे रहेंगे। क्योंकि सीरीज़ में आंसर थोड़ा टफ लेवल के दिए रहते हैं, बट हमें करना है तो हम उस लेवल से उन चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे, समझेंगे, देखेंगे। आप जुड़े हैं मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस पे। जितने फ्रेंड्स यहाँ पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। थर्ड सेमेस्टर बहुत अच्छे से देना है और बहुत ही अच्छे से हर क्वेश्चन को करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके सीटेट के एग्ज़ाम में भी यहीं सबसे आती है और हेल्प करती हैं। तो आप जितना प्रिपेयर करेंगे, हर चीज़ों को समझेंगे, उतना आपकी हेल्प होगी, इतना आपको ध्यान में रख के काम करना है। ठीक है, तो ये एजुकेशन पेपर 1 है, जहाँ पर हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो भी दिए गए हैं उनको बारीकियों के साथ 1 बाय 1 करके देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो इनमें दी गई हैं। ध्यान से देखिएगा, पीडीएफ पूरा टेलीग्राम पर मिलेगा। लिखने की ज़रूरत अभी आपको नहीं है, लेकिन अभी जितने क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उनको गौर करके ध्यान से फोकस करके देखिए। उसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे हैं। पेपर 50 नंबर का है, सारी डिटेल आपको पता है, सारी बातें आपको पता है, कुछ नया नहीं है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता क्यों है? पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हम काम करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम की तरफ नवाचार की आवश्यकता क्यों है? क्या काम है, क्या रीज़न है? आप इसका उत्तर लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि शिक्षा में नवाचार को अपनाकर, अगर पढ़ाई लिखाई के काम में हम नवाचार की जैसी चीज़ों को अपनाते हैं, हर स्तर के हिसाब से अपनाते हैं, तो शिक्षक गतिशील और प्रभावी शिक्षण वातावरण बना सकते हैं। जो टीचर होंगे फिर वो एक ऐसा अच्छा इन्वायरमेंट वहाँ क्लासरूम में क्रिएट कर पाएंगे, वातावरण को बना पाएंगे जो छात्रों को आज की तेज़ी से बदलती दुनिया में सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल, दक्षता विकसित करने में मदद करेगा। मतलब अगर जितनी नई चीज़ें आ रही हैं, अगर आप नई चीज़ एक टीचर होने के नाते उन नई चीज़ों को पहले खुद एक्वायर करिए। ठीक है, खुद ले आइए कि ये चीज़ें हैं, तो अगर हम इसको सीखें तो आप में टीचर होने के नाते एक स्किल आएगी। पहली बात, खुद को डेवलप करना, खुद में एक नया गुण सीखने की चाहत डालिए। अगर आप में ये स्किल होगी कि आपने वो चीज़ को खुद लिया एज अ टीचर, ठीक है, पहली बार वो स्किल आपको आई, अब उस स्किल का कैसे एक बेहतर प्रदर्शन करके, कैसे एक बेहतर तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है। तो जिस तरीके से आप उनको मोड़ ले जाएंगे, जिस तरीके से उन नई डिवाइसों या नवाचार से उनको अवगत कराएंगे, वो चीज़ें उतनी अच्छी होंगी और उतना उनको हेल्प मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नवाचार से क्या होता है कि आपका कॉलेज का हो या स्कूल का हो, क्लास का, कहीं का भी हो, आपका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा बनता है और बच्चे भी उसी लेवल से बहुत प्रॉपर तरीके से चीज़ों को सीख पाते हैं, बहुत सारे स्किल्स को डेवलप कर पाते हैं, उनके लिए काफ़ी लाभप्रद होता है। ठीक है, तो नवाचार की जो बात है वो आपको यहाँ पर ये चीज़ इसमें कही जा रही है। तो इतना आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमने इनके चैप्टर वाइज क्लासेस नहीं की है, तो एक एक टॉपिक पे कर रहे हैं। अगर इसके अति लघुत्तरीय आते हैं तो खूब ढेर सारा लिखिए, इसके अगर लघुत्तरीय आते हैं तो थोड़ा सा बना चढ़ा कर, बढ़ा चढ़ा कर अपने आप से बना कर लिखिए, तभी आप बढ़िया नंबर गेन करेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। एक नंबर हो गया, आगे बढ़िए। शिक्षा में नवाचार की प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं? पढ़ाई लिखाई के इसी गेम में नवाचार की जो प्रवृत्तियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? तो शिक्षा में नवाचार की समस्याओं की पहचान करना, मतलब जब हम पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो प्रॉब्लम समझना चाहिए। जो नए नए आविष्कार होते हैं, नए नए वर्जन्स आते हैं मोबाइल के, तो कोई कमी होती है उसको दूर करने के लिए अपडेट बनाए जाते हैं, राइट? अपडेट क्यों आता है? कोई प्रिंसिपल के बाद एक नया प्रिंसिपल क्यों आता है? तो कुछ कमियां उसमें रहती हैं, दूसरा कोई उसका एनालिसिस करता है, उस पर वो काम करता है। तो शिक्षा में नवाचार की समस्या की पहचान करने, दूसरों को देखने और उनसे सीखने, मतलब दूसरों को रीड आउट करिए कि वो कैसे कर रहे हैं,
उनसे सीखने और समस्याओं के समाधान के लिए नए तरीके विकसित करना, नए नए तरीकों को लाना, नए नए रास्ते बनाना, नए नए काम करना। जब ये प्रयोग आवश्यक परिणाम नहीं देते तो उन्हें दोहराने से, और जब हम यही चीज़ कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं और हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो हमें थोड़ा-सा धैर्य रखना चाहिए और उन चीज़ को रिपीट करना चाहिए। क्योंकि प्रवृत्ति का मतलब यहाँ पर नवाचार का है, एक बार में हमें सडनली से इतने हम क्विक माइंड के नहीं हैं कि हमने बस एक बार यूँ ही देखा और सीख लिया। जी नहीं, इतनी भी हल्की चीज़ें नहीं रहती नवाचार में, टफ लेवल की रहेंगी, स्तर के हिसाब से रहेंगी, सबको एक साथ नहीं आएंगी। तो प्रवृत्ति का मतलब यहाँ पर है कि ऐसा चीज़ बनाना या ऐसा चीज़ करना जब आपको एक बार में वो चीज़ें ना समझ में आए, ना हो, तो उसको दोहराना, उसको रिपीट करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि अभ्यास करने से वो चीज़ निखर जाती है, तो वैसे सेम आपके हर फील्ड में है। आप पढ़ाई करेंगे और अच्छे बनेंगे, जितना मेहनत करेंगे उतना आपको बढ़िया एक्सपीरियंस होगा। 2 हमने कर लिया। नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षा में नवाचार क्या है? हम तो प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें उसी लेवल से सोचना चाहिए। हर एक विषय, हर एक क्वेश्चन हमको प्राइमरी के स्तर से ऊपर सोचने की ज़रूरत नहीं है, उतने तक ही सोचना है, उतने तक ही प्रश्न आएंगे, उतने ही लेवल से काम करना है। तो प्राथमिक शिक्षा में नवाचार का मतलब क्या है? शिक्षा के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रियाएं हम प्रयोग करते हैं, विधियाँ, प्रविधियाँ, हमने डीएड फर्स्ट सेमेस्टर बहुत कुछ इससे मिलता जुलता पढ़ा है। तो जो हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उनको प्रभावी बनाने के लिए, उनको लाभप्रद बनाने के लिए नए नए साधन और विधियों को शैक्षिक नवाचार कहते हैं, जो प्राथमिक स्तर पर बहुत बहुमूल्य होते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे को जब जब आप नया नया तरीका, एक ही चीज़ लो, उसको नए नए तरीके से बताओ, देखो ना कितना मज़ा आएगा। और वही सेम चीज़ बार बार करिए, डेली आइए, एक ही बार चालू टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिए, तो वो किसी को नहीं पसंद आएगा। और छोटे बच्चे नखरीले होते हैं, उनको बिल्कुल नहीं पसंद आएगा। तो बच्चे जिस तरीके से सीखना चाहते हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, उनको आपको उनके लेवल के, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से सिखाना होगा, तभी आपका काम कारगर साबित होगा। 3 क्वेश्चन मैंने अभी तक बताए, सिंपल, साधारण, बेस्ट, एकदम टिकाऊ, ताकि आपको जब भी आए आप ये लाइन अगर याद है तो लिखिए, नहीं याद है तो बना कर लिखिए, लेकिन आंसर पूरा प्रॉपर राइट आपको करना ही होगा। आगे बढ़िए। क्रियात्मक शोध के चरणों का उल्लेख कीजिए। जो क्रियात्मक शोध के चरण हैं उनका उल्लेख कीजिए, वो क्या है? तो अध्ययन के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र की पहचान करना सबसे पहला चरण। इनके 4 चरण होते हैं, ध्यान रखना। क्रियात्मक शोध और अनुसंधान, 2 प्रश्न बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। जब मैं पेपर में क्वेश्चन बना रही थी तब मैंने देखा। तो अध्ययन के एक क्षेत्र की पहचान करना कि मतलब ऐसे आप कोई चीज़ किसी सब्जेक्ट में पढ़ा रहे हैं या बच्चे को सब्जेक्ट में, ये देखो कि प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है, फिर उस पर थोड़ा सा वर्क करो, कुछ काम करो, एग्जीक्यूट करो, फिर कुछ चीज़ों से, उससे संबंधित चीज़ों को कलेक्ट करो, फिर उसमें विश्लेषण करो, जो आपने कलेक्ट किया उस पर थोड़ा सा ध्यान लगाओ, टिक मार्क करो, कुछ सोचो कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, कैसे बता सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं, फिर उसका एक रूपरेखा तैयार करो। तो इस तरीके से कई सारे स्टेप होते हैं जो हम लोग करते हैं और उसके बेसिस पे हमारा काम आसान हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखें, ऐसे एकदम सेम टू सेम आप भी लिख दीजिएगा। क्रियात्मक शोध के 4 चरण होते हैं, इस तरीके से आपको समझ में सिंपल तरीके से आ जाएगा और आपका आंसर राइट भी पूरा प्रॉपर रहेगा कि ये चीज़ें हमसे पूछी गई हैं। आगे आइए, क्रियात्मक शोध से तात्पर्य क्या है, ये होता क्या है आखिर? देखिए, क्रियात्मक शोध अनुसंधान जांच के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है। अनुशोध का मतलब खोज होती है, अनुसंधान मतलब भी खोज होता है। तो जहाँ पर जांच पड़ताल हो रही है, विज्ञान के क्षेत्र की बात हो रही है, तो छोटे स्तर के भी तो लोगों के लिए, प्राइमरी के लिए भी तो विज्ञान है कि नहीं है? तो वहाँ पर एक व्यवस्थित दृष्टिकोण, एक पूरा अरेंजमेंट का व्यू है, जहाँ पर व्यवहारिक संदर्भ में कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स है, चुनौती, उनकी पहचान की जाती है। कि आप जैसे रिसर्च होता है, तो रिसर्च में क्या होता है, प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें नहीं हो रही, कोई टेस्ट सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, किसी चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो हम वहाँ पर एक पहचान, मतलब समस्या जो होती है उनको देखते हैं, चैलेंज को फेस करते हैं, उसमें इंटरफेयर करते हैं, चेंजेस कर लेते हैं, कुछ कभी कुछ डालेंगे, कभी कुछ कोशिश करेंगे, डेटा को, बहुत सारे डेटा को, बहुत सारी चीज़ों को एकत्रित करेंगे, उस पर चाहे राय होगी, चर्चा होगी, खूब डिस्कशन होगा, बहुत सारे लोगों के एडवाइस को फॉलो अप किया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद जाके एक निष्कर्ष को प्रयोग करके हम एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो शोध का मतलब ही यही होता है कि जो समस्याएं जिस भी स्तर से हैं या जिस भी विषय में हैं,
तो उनको गौर करिए, उनकी बारीकियों को पकड़िए कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, किस रीज़न से आ रही है, इसके लिए हमको क्या क्या करना होगा, किसकी सलाह लेनी होगी, किसका हस्तक्षेप करना होगा, हमको कहाँ कहाँ पर इसको ट्राई करना होगा। ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो एक बढ़िया क्वेश्चन है और 101% है ये क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से क्लास को लाइक करिए। जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, आपको ये PDF पूरा मिलेगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का नाम शालिनी क्लासेस है। जिन्हें नहीं पता है 1 महीने एग्ज़ाम तक ज्वाइन करिए। ठीक है, आपकी हेल्प हो जाएगी। और लिखना सीखिए, प्रैक्टिस अभी से फिर से करिए, नहीं तो कॉपी लिखते समय प्रॉब्लम्स होगी। 3rd सेमेस्टर फ्रेंड्स अच्छा देना है, नंबर गेन करना है तो हार्ड वर्क करो। चलिए आगे नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध का महत्व बताइए। ये भी आपके आते लघुत्तरी ही चल रहा, लघुत्तरी नहीं करवाऊंगी, अच्छा लघुत्तरी ही बताऊंगी। उसको आपको थोड़ा सा बढ़ाकर 1-2 लाइन और लिख देना है। ठीक है, क्रियात्मक शोध का महत्व बताइए। इसका मुख्य उद्देश्य शैक्षिक अभ्यास का विकास करना एवं कार्य पद्धति में सुधार लाना। मतलब जो पढ़ाई लिखाई की चीज़ें हैं उनमें प्रैक्टिस करवाइए, उनके प्रैक्टिस को डेवलप्ड करवाइए, उनके कार्य की जो प्रणाली है, काम करने का जो सिस्टम है, जो ये शैली आ रही हैं उनमें थोड़ा सा अब इम्प्रूवमेंट लाइए कि ये काम ऐसे हो रहा था, अब हम इसको नए तरीके से करेंगे। पहले क्लासरूम इस तरीके से चल रही थी, अब हम स्मार्ट बोर्ड के तरीके से चलाएंगे। पहले साइंस में हम इस तरीके का इस्तेमाल करके इन चीज़ें एपरेटस वगैरह जो भी चीज़ें उनको यूज़ करके पढ़ाते लिखाते थे, अब हम इस तरीके से करेंगे। तो आप जितना उस चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे, उस चीज़ को काम पे करेंगे, अगेन एंड अगेन करेंगे, ट्राई एंड ट्राई करेंगे, अपनी पद्धति में अपने काम करने के तरीक़ों में परिवर्तन लाएंगे, वो चीज़ें उतनी अच्छी होंगी और उतना बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। आगे बढ़िए, उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ क्या है। देखिए 7वां प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये हर जगह पूछे जाते हैं और हमेशा आएंगे। इनके शब्दों के खेल को समझिए, पाए चाहे वो शिक्षण में पूछे चाहे इसके अर्थ में पूछे, आप सबको सेम जगह सेम चीज़ लिखनी है। उपचार का मतलब क्या है, चोट लगी उपचार चाहिए भाई हमको। ठीक है, उपचार कीजिए, सल्यूशन दीजिए। उपचारात्मक शिक्षा जिसे बुनियादी कौशल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि प्रॉब्लम है तो एक नई स्किल निखर के सामने आएगी ही आएगी। उसको दूर करने के लिए उन छात्रों को प्रदान किए जाते हैं ऐसे कौशल, उन बच्चों को दिए जाते हैं या उन बच्चों को सिखाए जाते हैं या कह सकते हैं बताए जाते हैं, जिन क्रिया प्रदान किया जाने वाला निर्देश जिन्हें पढ़ने और गणित जैसे मुख्य क्षेत्रों में अधिक सहायता की आवश्यकता। मतलब उपचारात्मक शिक्षण का मतलब यही होता है कि बच्चा जैसे कोई चीज़ पढ़ रहा है, कर रहा है, तो उसको समस्या आ रही है, तो हम पहले क्या करते हैं, उसका उपचार करने की कोशिश में रहते हैं, समस्या समझते हैं। तो मोस्टली देखोगे आपको भी संस्कृत में प्रॉब्लम है, आपको भी मैथ में ही प्रॉब्लम है। तो इसी तरीके से उपचारात्मक शिक्षण का मतलब होता है कि जो समस्या आ रही है या बच्चा जहाँ फंसा हुआ है, जहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसकी वहाँ पर पहले उस चीज़ की आकलन करना, भूमिका बनाना, उस समस्या को जानना, ये होता है उपचारात्मक शिक्षण। फिर आप उसके बेसिस पे अपने मन में बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए कि उसकी ये समस्या दूर हो जाए। आगे बढ़िए, 8वां प्रश्न है, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण क्या है। निदानात्मक परीक्षण का अर्थ है बालक की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को पहचानना। मतलब जो पढ़ाई लिखाई की टीचिंग के जिस भी एरिया की हम बात करते हैं, उस फील्डों में जो चीज़ भी देखने को मिल रही हैं या जो कुछ भी हो रहा है, अधिगम की बालक की अधिगम संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनमें कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, तो उन चीज़ को आप पहचानो, उन चीज़ को देखो, उन चीज़ को समझो, तभी आप उसका एक कोई फाइनल रिजल्ट या आप उसके छोर तक पहुंच सकते हैं। कठिनाइयों को पहचानने के बाद उनको दूर करना उपचारात्मक होता है कि भाई ये चीज़ें इस तरीके से हैं, दोनों बहुत एक दूसरे के पहलू हैं, उसके बिना वो नहीं होगा, उसके बिना वो नहीं होगा। तो ये चीज़ समझिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बढ़िया क्वेश्चन है, इजी नंबर आपको दिला देगा। आगे बढ़िए, उत्तम परीक्षण की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तम परीक्षण की प्रमुख विशेषताएं बताइए। एक अच्छा परीक्षण आसान होता है, एक अच्छा परीक्षण हमेशा आसान होता है, सार्थक साबित होता है, आकर्षक होता है, इंटरेस्ट होते हैं उसमें, मतलब रुचिपूर्ण होना चाहिए, शिक्षक और छात्रों के लिए सुविधाजनक होना चाहिए कि टीचर को भी उसमें अच्छा रहे और जिसके लिए हो रहा है उसके लिए भी अच्छा रहे। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छे परीक्षण की पहचान है या उनकी विशेषताओं में रखी जाती हैं। आप इनको और भी कोई शब्द है या बढ़िया तरीके से है
तो आप उसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि आपको सिर्फ यही लिखना है, लेकिन इस तरीके से कई अच्छे अच्छे स्टेप्स जो हैं आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर आपको बढ़िया मिलेगा, क्वेश्चंस काफ़ी बढ़िया है। आगे बढ़िए। 10वां प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या आशय है? सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन निरंतर और नियमित चलने वाला एक तरीका है, एक विधि है, एक प्रक्रिया है जो कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के साथ साथ चलती, जैसे जैसे शिक्षण अधिगम होता है, शिक्षण अधिगम क्या, कुछ भी पढ़ाई हो रही है साथ साथ चलेगी। सीखना सिखाना मूल्यांकन दोनों साथ होता है, बच्चे सीखते भी हैं, टीचर सिखाता भी है। इसमें क्या होता है, इन सब चीज़ों में शिक्षण बहुत सारी विधियों को, बहुत सारे एप्रेटस को, डिवाइस को, चार्ट पेपर को, पता नहीं क्या क्या जो यूज़ करता है। सतत में ये होता है कि वो कॉन्टिन्यूस बेसिस में डेली जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है ऐसा टेस्ट भी होता जा रहा है। व्यापक का मतलब क्या है कि उसमें हर पहलुओं को जांचा जा रहा है, हर पहलू। अब साइंस का सब्जेक्ट है, साइंस की क्लास है, साइंस का कोर्स कंप्लीट, साइंस का टेस्ट हो रहा है। और व्यापक में क्या होता है, बड़ा भव्य विशाल और सब चीज़ें उसमें मेजर की जाती हैं। तो वो दोनों में छोटा छोटा सा डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़िए। मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष कौन कौन से हैं? 11वां प्रश्न है, मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष कौन कौन से हैं? तो मूल्यांकन के 3 पक्ष हैं। एक ज्ञानात्मक होता है, एक ज्ञानात्मक पक्ष है, एक भावात्मक पक्ष है और एक कौशलात्मक पक्ष है। यही 3 पक्ष हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़िए। ये आपके एमसीक्यूज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो प्रिपेयर रहिएगा, अगर आता है तो टिक करिए। आगे बढ़िए। मापन और मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट करिए। अब ये क्या होता है? शैक्षिक मूल्यांकन का चैप्टर है तो ये क्वेश्चन तो आना जेन्युइन बात है और अच्छा प्रश्न है, नंबर बढ़िया आपको दिला देगा। तो मापन में किसी वस्तु या घटना के बारे में विशिष्ट जानकारी एकत्र करना शामिल होता है। मापन में जो वस्तु है, जो घटना है, जो भी चीज़ें हैं, उनके बारे में हम एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन को एकत्र करते हैं, उसको देखते हैं, परिणाम स्वरूप आमतौर पर अवलोकन की एक संख्या में डाल देते हैं जहाँ पर हम कुछ मेजर कर रहे हैं, कुछ चीज़ें माप रहे हैं। मूल्यांकन एक व्यापक शब्द होता है जो किसी स्थिति या परिदृश्य के बारे में निर्णय को संदर्भित करता है। मूल्यांकन में क्या होता है कि हमने जैसे जो मापन या किया है, जो मेजरमेंट हम करते आ रहे हैं, एनालिसिस, चार्ट, ग्राफ, जो कुछ भी बना रहे हैं, उसका एक मूल्यांकन का रिजल्ट दे देते हैं कि ये चीज़ें इस तरीके से मूल्यांकित हो गई। तो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं पूरक हैं, दोनों का महत्व अपनी जगह पे काफ़ी अहम है। आगे बढ़िए। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? प्रश्न नंबर 13, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का उद्देश्य किसी परियोजना, कार्यक्रम, नीति या पहल का व्यवस्थित तरीके से मूल्यांकन, मतलब आप मूल्यांकन कर रहे हो या मूल्यांकन करवाया जा रहा है तो एक परियोजना के तहत, एक प्रॉपर वे में, एक सही रास्ते से, एक सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से आप मूल्यांकन कर रहे हैं, ताकि उससे क्या होगा कि प्रभावशीलता बनी रहेगी, उस मूल्यांकन का प्रभाव लोगों को पड़ेगा, दक्षता रहेगी, प्रासंगिकता रहेगी, स्थिरता नहीं। मतलब जैसे टेस्ट वेस्ट हो रहा है, अगर ढंग से टेस्ट नहीं हुआ, चीज़ें प्रॉपर नहीं होंगी तो आपको भी डाउट लगेगा ना कि कुछ चीज़ें तो गड़बड़ हैं। ऐसा नहीं, आपको हर चीज़ को एक शेड्यूल वे में, जैसे रास्ता है सही तरीके से करना होगा। तो ये सब उद्देश्य होता है और लोगों को अपनी आकलन से पता चलता है कि हम कितना, उद्देश्य यही है कि चीज़ों को अग्रसर करने के लिए हमें मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। खुद का मूल्यांकन भी हम कभी कभी करें तो हेल्प करेगा। आगे बढ़िए। 14वां प्रश्न है, प्रश्न का उद्देश्य क्या है? जो प्रश्न होते हैं ना, इनका उद्देश्य क्या होता है? प्रश्न जो महत्वपूर्ण है उसकी समीक्षा कर सकते हैं। जितने भी प्रश्न वगैरह जो भी अच्छे होते हैं उनकी हम समीक्षा कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पुनः बता सकते हैं, जोड़ दे सकते हैं, संक्षेप में भी बता सकते हैं। प्रश्न का उद्देश्य यही होता है कि जैसे आप कोई चीज़ सिखा रहे हो, कोई चीज़ बच्चे सीख रहे हैं, तो प्रश्न करने से एक लेवल जो है थोड़ा सा और एक्सटेंड होता है। जैसे कोई क्लास चल रही, टीचर ने कुछ बताया, बच्चों ने सुन लिया, लेकिन उसमें से क्वेश्चन, सर अगर ऐसा कर दें तो, सर ये चीज़ क्रिएट हो जाए तो उससे क्या होगा कि आप उस टॉपिक को लेकर पूरे परिपूर्ण रूप से एकदम अच्छे हो जाएंगे कि कोई भी प्रश्न अगर उस समय उस टॉपिक से आ रहा है तो कर लेंगे। तो उद्देश्य ये होता है, बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जाता है, एक टॉपिक से बहुत कुछ सिखाने का प्रयास भी किया जाता है ताकि उनका वो उद्देश्य क्लियर रहे। आगे बढ़िए। 15वां प्रश्न है, परीक्षण से आप क्या समझते हैं? परीक्षण क्या होता है? परीक्षण को एक अवलोकन या प्रयोग भी माना जाता है। जी हाँ, ये एक प्रयोग है, ये एक अवलोकन है जो हम मानते हैं, जो किसी दिए गए नमूने, उत्पाद या प्रक्रिया की सेवा में एक से अधिक विशेषताओं को निर्धारित करता है। जी हाँ, परीक्षण का मतलब क्या है कि कोई चीज़ पहले सेटअप है, उसका टेस्ट हो रहा है। तो टेस्ट भी अलग अलग, जैसे आपके टेस्ट में एक पेपर में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वैसे है
जहाँ पर अवलोकन का पूर्व निर्धारण होता है, आपका एग्ज़ाम शेड्यूल निकलेगा, आपने पुराने पेपर से आइडिया लिया हुआ, तो सेम परीक्षण में भी यही सब कुछ होता है, सारी चीज़ें सेम होती, कुछ अलग नहीं होता। अब वो परीक्षण अलग अलग स्तर के, अलग अलग हिसाब से अलग अलग है तो वो एक अलग बात है, लेकिन पहले से पूरा योजना होती है, ये चीज़ें उसमें दी गई, हमको ऐसे समझना है, पहले इससे किसी टेस्ट लेना है, जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह होता है, तो ये आती हैं चीज़ें। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये 20 मिनट की हमारी एक शानदार सी क्लास हुई है, जहाँ पर हमने 15 प्रश्न किया है, बाकी 15 16 करके ऐसे करेंगे, और ये चीज़ें हमारी डेली होंगी, लगातार होंगी। पेपर 1, पेपर 2 और सब वो क्या कहते हैं, सोशल साइंस, वो 50 नंबर में आप लोग का ऐसे करवा दूंगी ताकि आप लोग के हेल्प हो जाए। बाकी और पेपर तो हम कर ही रहे हैं, समय के साथ देखिए, सीखिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, ये वहाँ मिल जाएगा। बाकी कोई दिक्कत है तो पूछिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट में। कीप स्माइलिंग, बाय बाय, टेक केयर।